बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नामक गांव में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो कि बंजर हो चुकी थी। फिर भी वह दिन रात उस पर मेहनत करता था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था जिसे न हालातों से डर लगता था न ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह उसी आत्मविश्वास के साथ उठता और अपने खेत की ओर बढ़ता जहां सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसके सपनों की हरियाली छिपी हुई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी, सोने जैसी फसल बनकर। ओ बेटा मोहन, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहां रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है मोहन, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, तुमने क्यों बात की वहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। हमारा खुद का खेत है तो मैं दूसरों के पास क्यों काम करने जाऊं? मैं गरीब सही मगर खुददार हूँ। मैं अपनी मिट्टी में पला हूँ, उसी में पसीना बहाऊंगा। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, मैं अपनी ही जमीन पर मेहनत करूंगा। किसी और की नौकरी नहीं करूंगा। अरे मोहन, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। ना उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा। तू थक जाएगा पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे अम्मा, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन मैं उसी जमीन से सोना निकालूंगा। यह जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मोहन खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोला। अरे मोहन भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे मंगेश भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है, जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है, कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है यह माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोहन के पास उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह वहां से अपने घर चला जाता है। जब दोपहर को मोहन थक हार कर घर पहुंचता है तो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ अम्मा? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, इसीलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है अम्मा। मैं अभी जाकर ले आता हूँ लकड़ियाँ। मोहन लकड़ियाँ लाने जंगल चला। चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था।
उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से। पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते, झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा
नारलाई नाव के गांव में हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते थे। उसमें हमेशा रायगढ़ वॉरियर्स का टीम ही जीतते थे। विराट उस टीम का कोच था। एक दिन क्रिकेट टूर्नामेंट का व्यवस्था करने वाला लालचंद विराट से, इस बार से आपके रायगढ़ वॉरियर्स को टूर्नामेंट से निकाल रहे हैं। आप लोग बॉल टैंपरिंग करके मैच जीत रहे हो कहकर हमें पता चल गया है, इसलिए आपको बैन कर रहे हैं। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे मालूम है ये आपका गांव है और आपको तो आपका नारलाई नेस्टी फिलोस टीम को जितवाना है और वो हमारे टीम होते हुए ये नहीं होगा कहकर आपको मालूम है, इसलिए हमको बाजू में हटा दे रहे हो। लेकिन आपको इतने स्पॉन्सर्स, इतने पैसे हमारी टीम के वजह से ही आ रहा है, ये आप मत भूलिए। अगर हम हमारे अपने रायगढ़ में खुद टूर्नामेंट लगाएंगे तो आपका बीपीएल में से कोई भी हिस्सा लेने के लिए भी नहीं सोचेगा, ये मत भूलिए। तुम ऐसा सोचोगे कहकर मुझे पहले से ही मालूम था, इसलिए मैंने पहले ही बीसीसीआई से ऑर्डर लेके आया। अब आपको प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने का सवाल ही नहीं है। मतलब क्रिकेट बॉल को या टेनिस बॉल को इस्तेमाल करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का इजाजत नहीं है और कौन सा भी प्रतियोगिता खुद लगाने का भी इजाजत नहीं है। आपको चाहिए तो फुटबॉल खेलिए। विराट को पांव के नीचे जमीन हिल गया जैसा लगा। तब विराट ने यह बात उसके टीम को बताया। वो लोग हैरान होकर सर पकड़ लिए। एक दिन विराट कुछ काम के लिए नलभीमपेट नाम का गांव में गया। बस स्टैंड में रिक्शा के लिए इंतजार कर रहा था। तभी उसके सामने से एक जीप गया। उस जीप को पहिए के बदले परोटा लगा हुए थे। विराट उसे देखकर चौंक गया। रिक्शा नहीं मिलने के कारण विराट पैदल से जा रहा था। रास्ते में एक आदमी हथौड़े से बर्तन को ठीक कर रहा था। उस हथौड़ा को लोहे के बदले बड़ा सा मैसूर पाक लगा हुआ था। तब विराट को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो थोड़ा आगे जा रहा था। तब वहां एक झोंपड़ी के छत के बदले एक बड़ा सा प्लेन डोसा लगा हुआ था। दूसरा तरफ देखा तो एक रोड रोलर को बड़े बड़े से लड्डू लगे हुए थे। वो लड्डू रोड को अच्छे से दबा रहे थे। तब विराट पागल हो गया और सर पकड़कर बैठ गया। तभी एक आदमी उस तरफ जा रहा था तो उसे रोककर, विराट सुनिए जी, इस गांव में ये सब क्या चल रहा है? इस गांव में जहां भी देखा वहां सब खाने का चीज ही है सर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, वो हमारे गांव में नलभीम नाम का एक बावर्ची है। उसका एक होटल है। वो कई तरीके के खाने का चीज बनाता है। उसका हाथ से जो भी बनता है वो खाने का चीज कंक्रीट और लोहे से भी मजबूत रहता है। शुरुआत में हम लोग उसके पास कुछ भी नहीं खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे से उसका महानता हमको पता चला। उसका खाना बनाने का कला को कैसे इस्तेमाल करना है हमको पता चल गया। कम कच्चे में बहुत मजबूत चीज बनाकर देता है। हमारे गाँव के सब घर उसका बना हुआ कलाकंद से ही बने हैं, इसलिए हमारे गाँव को उसका नाम नलभीम कहकर रख दिया। कहकर चला गया। तब विराट को एक बहुत बढ़िया विचार आया। विराट तुरंत नलभीम होटल को गया। वहां लोग क्यू में खड़े होकर बड़े बड़े पराठा, मैसूर पाक, जैंगरी लेके जा रहे थे। तब विराट नलभीम के पास जाकर उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में बताया। मुझे समझ में आया है सर, आपको क्रिकेट बॉल से भी कड़क बॉल चाहिए। वो स्विंग करना चाहिए, इन स्विंग भी और आउट स्विंग भी घूमना चाहिए, उतना ही है ना? उसके लिए मेरा पानी पूरी इज द बेस्ट सर। मैं आपको क्रिकेट बॉल के साइज में एक पानी पूरी बना कर देता हूँ, आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। विराट उनको प्रणाम किया। थोड़े दिन के बाद विराट रायगढ़ में इंडियन पानी पूरी लीग कहकर नया टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट किया। बहुत टीम उसमें उत्साह से भाग लिए और टूर्नामेंट शुरू हुआ। तब कमेंटेटर, दुनिया में पहली बार पानी पूरी से क्रिकेट खेलना और वो हमारे गांव में होना, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। अभी खेल शुरू हुआ। बॉलर ने बॉल को पकड़कर उसके पैंट के ऊपर नीचे रगड़कर शाइनिंग किया। वो पानी पूरी को कितना तेजी से डालता है अब हम देखते हैं। चलो शुरू करो। तब बॉलर ने बॉलिंग किया। वो पानी पूरी इन स्विंग होके विकेट को गिरा दिया। ही इज आउट। हमारे ईशान पानी पूरी से विकेट को गिराकर एक इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया कहकर चिल्लाया। वो फिर से बॉलिंग किया। तब बैट्समैन ने पानी पूरी को जोर से मारा। वो आसमान में चला गया। वो पानी पूरी जाकर ग्राउंड को पार करते हुए एक घर का खिड़की को तोड़ दिया। याहू, फर्स्ट पानी पूरी 6 कहकर चिल्लाया। उसके बाद कमेंटेटर, अब पानी पूरी थोड़ा पुराना होने के वजह से कैप्टन ने स्पिन ऑप्शन को लिया। फिर स्पिनर ने बॉलिंग किया और वो बैट्समैन के बाएं ओर गिरकर स्पिन हुआ। वाओ, पानी पूरी तो क्रिकेट बॉल से भी दुगना स्पिन हो रहा है। ये टूर्नामेंट के बाद दुनिया में सब लोग क्रिकेट बैट को छोड़कर पानी पूरी से ही क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे।
थोड़े देर के बाद अंपायर को भूख लगा, तब वो एक पानी पूरी बॉल बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ